चलिए देखते हैं न्यूटन के गतिविषय यानी कि लूसेंट के फिजिक्स, लूसेंट साइंस के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसमें गति है। इसमें हम न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, भौतिकी के पिता कौन है? न्यूटन है। इन्होंने 1687 में एक अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। आधुनिक भौतिक के पिता आइंस्टीन है। इनका पहला नियम, गति विषय पहला नियम न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी। गतिमान है, एक समान वेग से चल रहा है तो एक समान वेग से चलता रहेगा, तो वैसे ही चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर वर्तमान अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व के नियम भी कहा जाता है। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, यानी अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व हमेशा अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है और जड़त्व सदैव द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस पिंड का जड़त्व ज्यादा होगा, जिस पिंड का द्रव्यमान कम होगा उस पिंड का जड़त्व कम होगा। यानी जो पिंड भारी होगा वो अवस्था के परिवर्तन का विरोध ज्यादा करेगा, जो पिंड हल्का होगा वो अवस्था के परिवर्तन का विरोध कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, छोटा अगर पत्थर है तो उसको आसानी से धकेला अवस्था में परिवर्तन, अगर विराम अवस्था में है तो एक लात मार के उसको गतिमान किया जा सकता है, हल्का सा बल लगाकर उसको गतिमान किया जा सकता है। यदि अगर वो भारी है तो उसको बहुत ज़्यादा बल लगाकर अवस्था में परिवर्तन कराया जा सकता है, यानी वो अवस्था में परिवर्तन का ज़्यादा विरोध करेगा। जो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है वो अवस्था परिवर्तन का विरोध ज़्यादा करेगा, इसी को जड़त्व कहते हैं। यानी बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु के जड़त्व उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जा सकता है। यानी जैसे हमने बताया, जो वस्तु भारी है उसका जड़त्व ज़्यादा, उस जिसका द्रव्यमान कम है उसका जड़त्व कम। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, यानी कि न्यूटन के जो प्रथम नियम है उससे बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा, बल बाह्य कारक है, बल मतलब वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक न्यूटन है। अब बल की दिशा क्या होगी? जिस दिशा में अवस्था परिवर्तन होगा। जब बल विपरीत दिशा में लगे तो उनके बीच का कोण कितना होता है? 180 डिग्री, 180 अंश जब विपरीत दिशा में लगता है, और जब समान दिशा में लगता है तो एंगल 0 डिग्री बनता है। नेक्स्ट देखते हैं जड़त्व के कुछ उदाहरण हैं। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी का अचानक चल पड़ने पर बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, यानी कि इसको अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो अवस्था परिवर्तन का विरोध करके वो गाड़ी आगे चली जाती है, और लेकिन द्रव्यमान के कारण वो अपने अवस्था में परिवर्तन करता है और गाड़ी आगे जाती है, पिंड उसका पीछे की तरफ जर्क लगता है। चलती हुई मोटर कार का अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। कंबल के हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने से धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं, यानी कि अगर हम कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से अगर पीटे तो उसके धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। ये सब जड़त्व के उदाहरण हैं। संवेग, अगला टॉपिक संवेग या मोमेंटम है। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग वेग इंटू द्रव्यमान होता है, P = mv, P = mv होता है। यह भी एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम न्यूटन का द्वितीय नियम देखेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती है
यानी यदि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती है तो संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होगा। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण ये वस्तु पर द्रव्यमान m हो तो न्यूटन का जो फार्मूला होगा F इक्वल टू एम ए, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। F इक्वल टू एम ए, यानी अब बल का मात्रक न्यूटन होता है, उसका एसआई मात्रक है, सीजीएस मात्रक उसका होता है डाइन। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग परिवर्तन की दर हमेशा बल के अनुकमानुपाती होता है। न्यूटन का व्यंजक यहां से निकाला जा सकता है फार्मूला। किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक F इक्वल टू के एक्स है, जहां के स्प्रिंग का नियतांक होगा, एक्स क्या होगा? स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि को स्प्रिंग की लंबाई होगा। F इक्वल टू यहाँ पे जो फार्मूला दिया गया F इक्वल टू के एक्स, के स्प्रिंग नियतांक, एक्स जो होगा स्प्रिंग की लंबाई होगा। स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर उसमें उत्पन्न प्रत्यानयन बल का परिमाण स्प्रिंग के बल नियतांक के नियतांक कहलाता है। यानी जो बल नियतांक है, स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर उसमें उत्पन्न प्रत्यानयन बल का परिणाम स्प्रिंग पर बल नियतांक कहलाता है। जो प्रत्यानयन बल होगा वो स्प्रिंग के बल नियतांक कहलाता है। अब प्रत्यानयन बल सदैव सेंटर की तरफ लगता है। प्रत्यानयन बल सदैव स्प्रिंग को में हुए परिवर्तन का विरोध करता है, यानी साम्य अवस्था के साइड में हमेशा प्रत्यानयन बल कार्य करता है। जैसे सपोज ये स्प्रिंग है, इसको इधर खींच रहे हैं तो ये प्रत्यानयन बल की दिशा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में विरोध करेगा। स्प्रिंग के यदि स्प्रिंग को क्या करें, के को, यानी स्प्रिंग का बल नियतांक के है और उसको n समान भागों में काट दें तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक n के होगा। क्या होगा? यदि स्प्रिंग का बल नियतांक के है और उसको हम क्या करें, n समान भागों में काट दें, n समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का नियतांक n के होगा। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है, यानी न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो दूसरे का अंग माना जाता है। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लग जाता है, बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का महसूस होता है, बल लगता है, यानी क्रिया हुआ उसका प्रतिक्रिया धक्का लगा। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है। तीसरा, रॉकेट को उड़ाने में भी क्या होता है, रॉकेट का फ्यूल नीचे की तरफ जाता है और रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है। ये रॉकेट का फ्यूल नीचे की तरफ और रॉकेट का वेलोसिटी ऊपर की तरफ होता है। इस तरीके से समझ सकते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट टॉपिक है, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, तो उस निकाय को कुल संवेग नियत रहता है, तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। यानी अर्थात टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग समान होगा, यानी इक्वल होगा। ये दो पिंड हैं m1 m2, दोनों की वेलोसिटी पहले की u1 दूसरे की u2 इस तरीके से है। अगर इसका संवेग निकालें तो हम पढ़ चुके हैं P इक्वल टू mb होता है, यानी कि m1 un प्लस दूसरे का जोड़ देंगे और इस तरीके से टक्कर होगा। दोनों पे टक्कर करके इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, लास्ट वेलोसिटी v1 v2। अब द्रव्यमान तो चेंज होगा नहीं टक्कर के बाद में, तो अब फिर से संवेग निकालेंगे m1 v1 m2 v2 और ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल आएगा। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। यानी संवेग यानी टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति के नियम का दूसरा रूप है। यानी रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है न्यूटन के तृतीय गति के नियम का ही रूप है। तृतीय नियम के सभी उदाहरण हम किससे समझ सकते हैं को न्यूटन के तृतीय नियम के सभी उदाहरण हम संवेग संरक्षण के सिद्धांत से समझा सकते हैं।
टक्कर तीन प्रकार, टक्कर भी हम पढ़ते हैं तो टक्कर तीन प्रकार का होता है। प्रत्यास्थ टक्कर, सबसे पहले प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक कोलिजन। इस टक्कर में पिंड जिस वेग से टकराता है उसी वेग से वापस लौट आता है, यानी दो पिंड अगर आपस में जिस वेग से टकराएंगे उसी वेग से वापस लौट जाएंगे। इसमें गतिज ऊर्जा और संवेग संरक्षण दोनों संरक्षित रहता है। इसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है और संवेग संरक्षित रहता है। इसमें प्रत्यास्थता गुणांक का मान 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट हम देते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। दूसरा टक्कर अप्रत्यास्थ टक्कर, इसमें पिंड जिस वेग से टकराते हैं उससे कम वेग से वापस आते हैं। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाती है। टक्कर के बाद द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण नियम का ही पालन करता है अप्रत्यास्थ टक्कर, क्योंकि इससे पहले हम संवेग संरक्षण सिद्धांत में ही पढ़े हैं कि U1 U2 वेलोसिटी था, अब B1 B2 हो गया, यानी कि कम हो गया या ज़्यादा हो गया। तो एक कम, अगर वेग कम हो गया तो संवेग संरक्षण, प्रत्यास्थता संवेग संरक्षित रहता है, यानी अप्रत्यास्थ टक्कर में भी संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं रहता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब हम प्रत्यास्थ गुणांक का मान 1 से कम होता है। कितना होता है? E = <1। नेक्स्ट है तीसरा पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें पिंड टक्कर के बाद मर्ज हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, यानी पिंड टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक ही वेग से चलने वाले लगते हैं और दोनों एक कोलाइड होके एक पिंड बना के एक वस्तु के रूप में चलने लगते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहती है, काइनेटिक एनर्जी लेकिन संवेग संरक्षण संरक्षित रहता है। यानी तीनों हमने देखा, तीनों प्रकार के टक्कर में संवेग संरक्षण रहता है, लेकिन पहले वाले टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षण रहता है। वेलोसिटी जहाँ चेंज हो गई तो वहाँ गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा। अप्रत्यास्थ टक्कर और पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या हुआ, इनका गतिज ऊर्जा जो है संरक्षित नहीं रहा, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहा, लेकिन संवेग संरक्षण सभी में रहा, तीनों प्रकार के टक्करों में। आवेग यानी इम्पल्स, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो उस बल और थोड़े समय अंतराल के मल्टीपल को, गुणनफल को आवेग कहते हैं। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए काम करता है तो उस बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। इक्वल टू संवेग परिवर्तन, यानी आवेग इक्वल टू बल समय अंतराल इक्वल टू संवेग परिवर्तन। ये फार्मूला, आवेग एक सदिश राशि है जिसकी मात्रा न्यूटन सेकंड होता है। ये क्वेश्चन में इसका बीमा, बल की बीमा में टी ऐड कर देंगे। बल की बीमा क्या होती है? mLT-2 होता है, तो एक टी और ऐड कर देना है, T-1 हो जाएगा। -2 में से +1 होगा तो -1 हो जाएगा, यानी इसकी बीमा mLT-1 होता है और इसका मात्रा न्यूटन सेकंड होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है, यानी इसकी दिशा, आवेग की दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी। नोट में है घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों के विरोध करता है, यानी घर्षण बल कहने का मतलब है किसी पिंड को अगर हम बल लगाएं तो वो हमेशा उस बल का विरोध करेगा। घर्षण बल हमेशा जो बल उस पर कार्य करता है उसका विरोध करता है। नेक्स्ट है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलता है तो उस पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता है, यानी इसके बिना कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता है। यानी जब कोई वस्तु वृत्तीय गति पे चलता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसका दिशा सदैव चाल के लंबवत होता है, यानी केंद्र के साइड में होगा। इस बल के अभाव में कोई भी पिंड वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान यम है और उसका वेलोसिटी v है से चल रहा है और त्रिज्या r है, r त्रिज्यीय पथ पर वो वृत्तीय गति कर रहा है, तो उस पर कार्यकारी जो केंद्र की ओर जो बल लगेगा कार्यकारी F = mv² होगा। अब केंद्रीय बल की क्या नीड होगी? इतना अब केंद्रीय बल होगा, F = mv² होगा। अगला बल है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
अजड़त्वीय फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल हमेशा छद्म बल होते हैं, जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अपकेंद्र बल के जस्ट विपरीत दिशा में होता है। जैसे अगर कोई पिंड जैसे कोई पिंड अगर वृत्तीय पथ पे गति करता है तो केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और इसी के बराबर एक दूसरा बल बाहर के टाइप 180 डिग्री बनाते हुए करता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसे ही छद्म बल या अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो बाहर की तरफ रहता है। ये दोनों बैलेंस रहते हैं तो कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करेगा। दोनों में से एक ज्यादा होगा तो कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति नहीं करेगा। अगर अपकेंद्रीय बल ज्यादा हो गया तो पिंड भाग जाएगा बाहर, और यदि अपकेंद्रीय बल ज्यादा हो गया तो पिंड अंदर के साइड में गिर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अपकेंद्रीय बल का प्रतिक्रिया होता है। यानी ये वही समझा रहा है, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु कार्य करने वाले अपकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होता है। मौत के कुएं में दीवार पर मोटरसाइकिल के अंदर की ओर एक बल लगता है, उसे प्रतिक्रिया बल के मोटरसाइकिल के द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी वो अपकेंद्रीय बल नहीं होगा, प्रतिक्रिया बल होगा। इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर कार्य करता है, यानी वो एक प्रतिक्रिया बल होगा। कैसा बल होगा? प्रतिक्रिया बल होगा, प्रतिक्रिया बल होगा इसकी, जबकि उसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं के बाहर की दीवार पर कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बलाघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। बलाघूर्ण बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं। बल द्वारा एक पिंड को, यानी किसी पिंड पर यदि हम बल लगाएं, वो पिंड किसी अक्ष के परितः क्या हो, घूमने लग जाए, किसी अक्ष के परितः घूमने लग जाए, तो उसी बल को हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। उस बल को क्या कहेंगे? बल आघूर्ण कहेंगे। यानी वो किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः, जैसे दरवाजे पर जो हम बल लगाते हैं खोलने के लिए, वो अपकेंद्रीय बल होता है। पिंड द्वारा पिंड पे एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, यानी उसके सेंटर से जो अक्ष से और बल जहां लग रहा है लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी टाउ, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, बल इंटू आघूर्ण, बल गुणे बल का आघूर्ण की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अब इसकी भी विमा देख लीजिए। इसकी विमा जो होती है mL/t-2 और यल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक यल दिशा लंबाई का आ जाएगा। इसे टाउ से पद एक सदिश राशि है, तो ये बल आघूर्ण है। इसके एग्जांपल्स यही है। सबसे आसान, दरवाजे पे बल लगाते हैं तो वो किसी अक्ष के परितः घूमने लगता है, बल एक पिंड को। अब नेक्स्ट देखते हैं सरल मशीन।